नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी दुबे, स्टेट असेसमेंट सेल, लोक शिक्षण संचालनालय, स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल से। लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश द्वारा संचालित CCLE कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं सतत एवं व्यापक अधिगम एवं मूल्यांकन। तो आज इस कार्यक्रम के बारे में आपसे बात करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि आखिर CCLE की आवश्यकता क्यों है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हेतु इसकी आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु इसकी आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति की जो अवधारणा है उसके क्रियान्वयन हेतु इसकी आवश्यकता है। भारतीय शिक्षण व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए इसकी आवश्यकता है। शिक्षा के जो वैश्विक मानक हैं उनको अपनाने के लिए इसकी आवश्यकता है और विद्यार्थियों में जो 21वीं सदी के कौशल हैं उनको विकसित करने और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने के योग्य बनाने हेतु इस कार्यक्रम की आवश्यकता है। CCLE की संपूर्ण जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? तो राज्य शासन, मध्य प्रदेश शासन, लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा की तरफ से CCLE की संदर्शिका तैयार की गई है। उस संदर्शिका में आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसमें संपूर्ण विवरण दिया हुआ है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि बदलते सामाजिक, शैक्षिक और वैश्विक परिदृश्य में CCLE की आवश्यकता क्यों है। यह केवल परीक्षा आधारित नहीं बल्कि निरंतर अधिगम और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देता है। सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि CCLE है क्या और यह कैसे काम करता है। तो मुझे लगता है कि हमें यह जानना चाहिए कि आखिर CCLE क्या है, क्यों है, किस लिए है और इसके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि CCLE का फुल फॉर्म क्या है। CCLE अर्थात कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन। अब यह किन बातों को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे कि शिक्षण संबंधी तथ्यों और जो सारी नीतिगत बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए 21वीं सदी के कौशलों और NEP 2020 की अवधारणा पर आधारित ये जो सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन कार्यक्रम है, इसका सृजन किया गया है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, जिससे हमारे विद्यार्थी आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। विद्यार्थी आनंदमयी वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सक्रिय नागरिकों के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सकें। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? क्यों हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं? तो इसके उद्देश्य हैं, सबसे पहला उद्देश्य अगर हम देख लें तो वह है सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण की निर्मित करना, भविष्य की चुनौतियों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, आनंदमयी वातावरण में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, पीयर लर्निंग को बढ़ावा देना। जैसा कि हम जानते हैं 2020 NEP 2020 में पीयर लर्निंग के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो पीयर लर्निंग को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। अगला उद्देश्य अगर हम देखें तो भाषा के जो 4 कौशल हैं LSRW, उन चारों कौशलों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना हमारा उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर कौशल को बढ़ावा देना भी हमारा उद्देश्य है। तो आप सभी इससे परिचित हो चुके हैं। सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। अनुक्रमणिका CCLE के उद्देश्य क्या है? CCLE की आवश्यकता। CCLE में कौशल और गतिविधियाँ, कौशल आधारित गतिविधियाँ, प्रार्थना सभा, CCLE गतिविधियाँ, थीम एवं मासिक गतिविधियाँ, मूल्यांकन, भूमिकाएं, निष्कर्ष। अब हम देखते हैं सतत
एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन के भाग, या हम कह सकते हैं कि CCLE में हम क्या क्या करते हैं, तो उसके बारे में। तो सबसे पहला हमारा चरण होता है सदन निर्माण, अर्थात हमारी पूरी कक्षा है, उस कक्षा के संपूर्ण विद्यार्थियों को, पूरे विद्यार्थियों को कुल 4 सदनों में विभाजित करते हैं। उन सदनों को नाम देते हैं और उन सदनों से ही फिर आगे की गतिविधियां करवाई जाती हैं और उसी आधार पर उनका मूल्यांकन भी होता है। तो आपको सदन निर्माण किस तरह से होना है, इसकी लिंक आपके साथ साझा कर दी गई है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए और आपको इससे यह ज्ञात होगा कि हम सदन निर्माण के लिए क्या क्या करते हैं और हमने क्या प्रक्रिया अपना रखी है। अब हम बात करते हैं प्रार्थना सभा की। जब हमारे सदन का निर्माण हो जाता है तो पूरे महीने में हमारे उन सदनों को प्रार्थना सभा की जिम्मेदारी दी जाती है। एक सदन एक दिन प्रार्थना करता है, तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हर सदन प्रार्थना सभा करता है और प्रार्थना सभा का भी लिंक यहाँ साझा की गई है। तो प्रार्थना सभा कैसे संचालित होती है, उसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में भी आप पूरा विवरण इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो मूल्यांकन, इसके जो भाग हैं वो पहला हुआ सदन निर्माण, अगला हुआ प्रार्थना सभा, फिर गतिविधियां, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि 4 शनिवार में 4 कौशलों पर आधारित गतिविधियां तैयार की गई हैं, तो गतिविधियां होती है और फिर होता है मूल्यांकन। तो इस सब के बारे में हम आगे देखेंगे। इस मॉड्यूल में हमने देखा कि इन कौशलों को विकसित करने के लिए CCLI में बाल सभा, संवाद, प्रस्तुति, लेखन, प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियां कराई जाती हैं। हर गतिविधि का उद्देश्य कौशलों को व्यावहारिक रूप देना है। सदन निर्माण आप देख चुके हैं। प्रार्थना सभा में क्या क्या सम्मिलित होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्कूल शिक्षा अपने विद्यालयों में जो प्रार्थना सभा करता है उसको CCLE कार्यक्रम के अंतर्गत 20 मिनट का समय दिया गया है, अर्थात प्रार्थना सभा 20 मिनट में संचालित करनी है। और उसमें क्या क्या होगा तो उस पर एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। सबसे पहले प्रार्थना सभा की शुरुआत होगी आज के पंचांग के साथ, जिसमें उस दिन विशेष की तिथि और उस दिन के बारे में विवरण होगा। फिर बारी आती है राष्ट्रगान की। तो देश प्रेम की भावना को जागृत करने हेतु, राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान को अभिव्यक्त करने हेतु हमारे विद्यालयों में प्रार्थना सभा के प्रारंभ में राष्ट्रगान, फिर मां सरस्वती वंदना और उसके बाद बारी आती है राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को जाहिर करने के लिए प्रतिज्ञा की। तो हमारे विद्यार्थी प्रतिज्ञा लेते हैं। फिर विद्यार्थियों द्वारा ही सुभाषित या अमृत वचन कहे जाते हैं। 2 मिनट का वाचन, समाचार वाचन होता है, जिससे प्रार्थना सभा के दौरान ही हमारे विद्यार्थी देश दुनिया की खबरों से, विशेषकर सकारात्मक खबरों से परिचित हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है जन्मदिन अभिनंदन की। प्रत्येक विद्यार्थी अपने मन में ये लालसा लिए हुए आता है कि विद्यालय में हमारा जन्मदिन अभिनंदन बहुत अच्छे से किया जाएगा और उसे उसकी बहुत खुशी भी होती है। तो प्रार्थना सभा का एक हिस्सा जन्मदिन अभिनंदन का भी है। उसके बाद प्राचार्य द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं विद्यालय से संबंधित। फिर थोड़ा सा भाग PT और या फिर योग के लिए तय किया गया है। और फिर बारी आती है मध्य प्रदेश के गौरव गान की, अर्थात मध्य प्रदेश गान का गायन किया जाता है। देशभक्ति गीत या हम जिसे कहेंगे राष्ट्रगीत, वंदे मातरम होता है। और अंत में हमारे सारे बच्चे पूरी ऊर्जा, पूरी शिद्दत के साथ NCC सॉन्ग जो कि है हम सब भारतीय हैं, तो हम सब भारतीय का गायन करते हैं और पूरी निष्ठा, पूरे तल्लीनता के साथ उसमें अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। तो इस प्रकार यह पूरी प्रार्थना सभा 20 मिनट में संचालित होती है। और यह विशेषता इसकी क्या है कि यह पूरी प्रार्थना सभा बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए संचालित होती है। तो हमारा हर विद्यार्थी अलग अलग दिनों में इसमें सहभागिता करता है और सक्रिय भूमिका का निर्वहन भी करता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा
कि प्रार्थना सभा CCLE का एक अभिन्न हिस्सा है जो प्रतिदिन 20 मिनट की होती है। यह अनुशासन, नेतृत्व और नैतिक मूल्यों को पोषित करने का एक मंच प्रदान करती है। अब चलते हैं नियमित रूप से होने वाली CCLE गतिविधियों की ओर। अब अगर हम देखें कि गतिविधियों की हम बात करें तो CCLE की जो गतिविधियां हैं वो 21वीं सदी के कौशलों पर आधारित हैं। उनको उसी तरह से डिजाइन किया गया है, वैसे ही उसको मैप किया गया है। तो 21वीं सदी के कौशल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे लिटरेसी स्किल्स, जिसमें हम 3Ls की बात करते हैं, जिसमें है साइंटिफिक लिटरेसी, इंफॉर्मेशन या मीडिया टेक्नोलॉजी लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये जो स्किल है, कौन सी साक्षरता, वैज्ञानिक या मीडिया और वित्त संबंधी, तो यह सब इसमें समाहित है इस स्किल में। फिर हम बात करते हैं लर्निंग स्किल्स की, तो वो भी हम 4 C's की उसमें बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। यह सब स्किल्स जो 4 C's हैं, इनकी आवश्यकता आज हमारे विद्यार्थी को अपने भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा है। उसे क्रिटिकल थिंकिंग अर्थात समालोचनात्मक जो विचार हैं उनकी आवश्यकता है, समस्या समाधान की आवश्यकता है, सृजनात्मकता की आवश्यकता है, संचार कौशल और आपसी सहयोग। तो ये है हमारी लर्निंग स्किल्स 4C, जिन पर हमने गतिविधियां आधारित करके और CCLE का कार्यक्रम तैयार भी किया है। अब हम बात करते हैं लाइफ स्किल्स की, अर्थात जीवन जीने के लिए जिन कौशलों की आवश्यकता 21वीं सदी में हमारे विद्यार्थियों को है, वो क्या है? तो वो है एडॉप्टेबिलिटी है, लीडरशिप है, मतलब हम कितना स्वीकारोक्ति हमारे अंदर है, नेतृत्व क्षमता कितनी है, वह सब देखना, ग्रोथ माइंडसेट, हेल्थ, हाइजीन, इन सब स्किल्स से रिलेटेड जो लाइफ स्किल्स हैं, जो जीवन कौशल हैं, उनसे संबंधित हमने हमारी CCLE की गतिविधियों को जोड़ा है और उसी तरह से उसको डिजाइन भी किया है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि CCLE गतिविधियां विद्यालय स्तर पर नियमित रूप से आयोजित होती हैं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानना और उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि CCLE की जो गतिविधियां हैं उनको किस तरह से माह में थीम और गतिविधि को मैप किया गया है। तो यहाँ यह विशेष रूप से जानने वाली बात है कि हमने जो CCLE कार्यक्रम स्कूल शिक्षा में हम जिसका संचालन कर रहे हैं वह कक्षा 9वीं के लिए है, और गतिविधियां तो सभी कक्षाओं में होती हैं 9वीं से 12वीं तक, परंतु मूल्यांकन में अधिभार अभी फिलहाल सिर्फ कक्षा 9 के लिए है, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो यह संपूर्ण CCLE की जो गतिविधियां हैं उसको हमने 7 माह में विभाजित किया है, अर्थात 7 माह यह गतिविधियां संचालित होंगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो जुलाई से लेकर जनवरी तक कुल 7 माह हैं। इन 7 माह में हमने प्रत्येक माह को एक थीम दी हुई है, उस थीम पर आधारित कुछ सब थीम दी हुई हैं, मतलब कुछ उप विषय दिए हुए हैं। पहले हमने 7 माह लिए, प्रत्येक माह में एक थीम दी या एक विषय दिया, उसके बाद उससे संबंधित उप विषय लिए और उस माह के 4 शनिवार लिए। 4 शनिवार में गतिविधियों का विभाजन किया, प्रथम में लेखन, द्वितीय में वक्तृत्व, तृतीय में प्रश्नोत्तरी और चतुर्थ में प्रदर्शन कला। और उन गतिविधियों को 2 तरह से आयोजित करवाया जाता है, वो है व्यक्तिगत गतिविधि और सदनवार गतिविधि। तो इसे आप इस रूप में देख पाएंगे, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। जुलाई की हमारी जो थीम है, हमारा जो विषय है वह है सबल भारत, जिसके अंतर्गत उप विषय हैं स्वास्थ्य, खेल, योग, आहार, स्वस्थ दिनचर्या, स्वच्छता, ट्रैफिक के नियम, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट जो होती है वह। तो इस तरह इन उप विषय पर आधारित गतिविधियां होनी है।
अब प्रथम शनिवार क्योंकि लेखन कौशल है, तो जुलाई माह में प्रथम शनिवार को निबंध होगा और यह गतिविधि होगी व्यक्तिगत गतिविधि, अर्थात प्रत्येक बच्चा निबंध लिखेगा। द्वितीय शनिवार को अब क्या होना है, तो द्वितीय शनिवार निर्धारित है वक्तृत्व के लिए। तो वक्तृत्व में हमने जो गतिविधि यहाँ तय की हुई है वह है आशु भाषण, जिसे हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। यह भी व्यक्तिगत गतिविधि है। तृतीय शनिवार में प्रश्नोत्तरी होगी जो कि सदनवार है, अर्थात सदन में बच्चे बैठेंगे और शिक्षक द्वारा तैयार की गई प्रश्नोत्तरी में वो खेलेंगे और फिर कौन सा सदन विजेता होता है उस आधार पर उनका चयन किया जाएगा। चतुर्थ शनिवार को आनंद का एक अलग वातावरण निर्मित होने वाला है, क्योंकि जुलाई में चतुर्थ शनिवार को नृत्य और संगीत, जो कि लोक कला वाला नृत्य हो, लोक कला वाला संगीत हो, तो ऐसा नृत्य और संगीत समाहित किया गया है और यह गतिविधि है सदनवार। अब हम देख लेते हैं अगस्त। तो अगस्त माह को हमने जो विषय दिया है वह है गौरवमयी भारत। गौरवमयी भारत के अंतर्गत भारतीय इतिहास, शिक्षा, संस्कार, नैतिक मूल्य, गौरवमयी नारियां, महान विभूतियां, हमारे देश के पर्व, संस्कृत साहित्य और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये कुछ उप विषय लिए हैं। इन उप विषयों पर आधारित चारों शनिवार में गतिविधियां होंगी। तो प्रथम शनिवार में अब लेखन की गतिविधि है, लेकिन निबंध हो चुका है, तो अब अगली गतिविधि होगी समाचार पत्र लेखन। सदन में मिलकर बच्चे आपस में समाचार पत्र बनाएंगे और फिर उसका प्रदर्शन करेंगे। फिर द्वितीय शनिवार को क्या होना है, तो वह है वक्तृत्व गतिविधि और वह होगी वाद विवाद, जिसे हम कहते हैं डिबेट। तो यह व्यक्तिगत गतिविधि है। तृतीय शनिवार को प्रश्नोत्तरी होनी है और चतुर्थ को चित्रकला की गतिविधियां होनी है। अब हम बात करते हैं सितंबर माह की। तो सितंबर माह में हमारा विषय है प्रखर भारत, भारतीय विज्ञान की उज्जवल परंपरा, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान के अनुप्रयोग आदि कुछ उप विषयों पर यह सब गतिविधियां आयोजित होंगी। अब फिर हम वही बात करते हैं कि प्रथम शनिवार को लेखन कौशल है। तो अब पिछले 2 माह में लेखन में क्या क्या हो चुका है, निबंध हो चुका है, समाचार पत्र लेखन हो चुका है। तो अब बारी आती है कविता कहानी लेखन की। हमारे बच्चे अपने मन से कविताएं बनाएंगे, कहानी बनाएंगे और प्रत्येक बच्चा इसमें भाग लेगा, क्योंकि यह व्यक्तिगत गतिविधि है। द्वितीय शनिवार को क्योंकि वक्तृत्व की गतिविधि है तो सस्वर कविता वाचन होगा। तृतीय शनिवार को चित्र आधारित प्रश्नोत्तरी होगी और चतुर्थ को क्राफ्ट, प्रोजेक्ट और अन्वेषणात्मक प्रयोग होंगे, जो कि सदनवार गतिविधि है। अक्टूबर माह की अगर हम बात करें तो हमारा विषय है प्रतिभाशाली भारत, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति, लोक संस्कृति, जनजातीय लोक कला, स्थापत्य कला एवं शैली, सांस्कृतिक धरोहर, भारत एवं विश्व की महान विभूतियां और उनकी उपलब्धियां, यह सब होंगे उप विषय। और प्रथम शनिवार को प्रोजेक्ट परिकल्पना, द्वितीय को पेपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तृतीय में प्रश्नोत्तरी जो कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से रिलेटेड होगी और चतुर्थ में क्राफ्ट गतिविधियां। नवंबर माह की बारी आती है तो नवंबर माह में हम बात करते हैं समर्थ भारत की। हमारी थीम है समर्थ भारत और उपविषय है तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास, विवेचना एवं विश्लेषण क्षमता में अभिवृद्धि, वैदिक गणित, विधिक जागरूकता, साइबर सुरक्षा और फाइनेंशियल लिटरेसी। अब इसमें प्रथम शनिवार को लेखन के अंतर्गत स्वविवरण लेखन, जिसे हम कहते हैं रिज्यूमे राइटिंग, तो बच्चे अपना अपना स्वयं के आकलन के आधार पर रिज्यूम तैयार करते हैं और यह उनको भविष्य में आगे भी बहुत काम आने वाली गतिविधि है। तो बच्चे कक्षा 9वीं के स्तर पर ही अपना रिज्यूम बनाना सीख लेते हैं। द्वितीय शनिवार को वक्तृत्व गतिविधि के अंतर्गत हम साक्षात्कार अभ्यास बच्चों के बीच करवाते हैं। हमारे विद्यार्थी आपस में एक दूसरे का साक्षात्कार लेते हैं
और साक्षात्कार की जो कला है, जो कौशल है, उससे परिचित होते हैं। तृतीय शनिवार को संख्यात्मक अभियोग्यता, तार्किक क्षमता और आकृति परीक्षण से संबंधित गतिविधि होती है और चतुर्थ शनिवार को पोस्टर और क्राफ्ट निर्माण होता है। दिसंबर में हम बात करते हैं संकल्पित भारत की, अर्थात इसके अंतर्गत जो उप विषय लिए गए हैं वह है संविधान के प्रावधान, संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, समानता, राष्ट्रीय प्रतीक, समसामयिक परिदृश्य, पंचायती राज, नागरिकों के संवैधानिक अधिकार। इसके अंतर्गत 4 शनिवार को कविता, कहानी, नाट्य लेखन प्रथम शनिवार, पेपर प्रेजेंटेशन द्वितीय शनिवार, प्रश्नोत्तरी तृतीय शनिवार और नाटक या एकांकी मंचन होता है चतुर्थ शनिवार। जनवरी, जो कि हमारा CCLE गतिविधियों का अंतिम माह है, उसमें हमारा विषय है संस्कारित भारत। संस्कारित भारत के अंतर्गत मूल्य एवं नैतिक शिक्षा, समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता, अंतर्वैयक्तिक संबंध और सॉफ्ट स्किल्स और एवं अभिवृत्ति निर्णय क्षमता। इसके अंतर्गत हम वार्षिक पत्रिका का निर्माण विद्यालयों में करवाते हैं। सस्वर कविता वाचन होता है, प्रश्नोत्तरी होती है और नृत्य, संगीत, लोक कला पर आधारित पुनः होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी CCLE की गतिविधियां जुलाई में प्रारंभ होती हैं सबल भारत की थीम के साथ और जनवरी में हमारे बच्चों में संस्कार देती हुई संस्कारित भारत की थीम के साथ वो गतिविधियां समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार हमारी CCLE की गतिविधियां हमारे बच्चों में संस्कार, कौशल सब कुछ विकसित करता हुआ एक नए भारत के उज्जवल भविष्य की ओर हमारे विद्यार्थियों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो अब तक हमने CCLE की संपूर्ण अवधारणा के बारे में जाना। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि हर महीने CCLE के लिए एक विशिष्ट थीम तय की जाती है। इन थीमों के अनुरूप विद्यार्थियों को रचनात्मक और मूल्य आधारित गतिविधियों में शामिल किया जाता है। अब देखते हैं कि इन गतिविधियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के बारे में, अर्थात हमारे जो विद्यार्थी 7 माह में CCLE की गतिविधियां करने वाले हैं तो उनको उनसे क्या लाभ होगा परीक्षा परिणाम में। तो अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो CCLE की गतिविधियों को सत्र 24-25 से 2024-25 से प्रोजेक्ट कार्य के साथ मैप किया गया है, जिसका संपूर्ण विवरण शैक्षणिक कैलेंडर जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा निकलता है स्कूल शिक्षा विभाग का, उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन के लिए जो निर्देश स्कूल शिक्षा की तरफ से दिए जाते हैं वो ये हैं कि सत्र 2024-25 और अब आगामी सत्र के लिए प्रदेश के विद्यालयों में शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु राज्य शासन ने प्रदेश के समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं में इसका विशेष ध्यान रखना है। गतिविधियां प्रत्येक कक्षा में होती हैं, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक, लेकिन मूल्यांकन में जो अधिभार दिया गया है वह दिया गया है कक्षा 9 के विद्यार्थियों को। तो कक्षा 9 में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों को विविध विषयों, जो 6 विषय चलते हैं, उन 6 विषयों में से एक विषय को छोड़कर, अर्थात विज्ञान के अतिरिक्त अन्य 5 विषयों के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं, कौन से प्रोजेक्ट कार्य, जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड ने निर्धारित किए हुए हैं अपनी अंक योजना में, उन अंक योजना में सुझावात्मक जो प्रोजेक्ट कार्य दिए हुए हैं उन प्रोजेक्ट के साथ जोड़कर परीक्षा में अधिभार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अर्थात हम इसे ठीक से समझ लें कि कक्षा 9वीं के लिए जो निर्धारित या जो सुझावात्मक प्रोजेक्ट बोर्ड ने दिए हुए हैं उन प्रोजेक्ट को CCLE गतिविधियों के साथ जोड़ा गया है। CCLE गतिविधियां उन प्रोजेक्ट के अंतर्गत करवाई जाएंगी और उसमें अधिभार प्रदान किया जाएगा परीक्षा फल बनाने में। तो उपरोक्त निर्णय के अनुसार प्रदेश के विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को प्रथम 3 कालखंड में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु गतिविधि संचालित होंगी
और इसी अनुक्रम में वार्षिक परीक्षा परिणाम भी बनाया जाएगा। ध्यान रखिए कक्षा 9वीं में। अब हम इसे एक बार देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित जो अंक योजना है उसमें प्रायोगिक या प्रायोजना कार्य हेतु आवंटित अंक कितने हैं। तो जब हम बात करते हैं अधिभार की, तो त्रैमासिक परीक्षा में जितने कुल प्राप्तांक विद्यार्थी को होते हैं उसके 5% अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा में कुल प्राप्तांक के 5% अंक वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाते हैं। और प्रोजेक्ट या जो प्रायोगिक कार्य है जिसके लिए कि बोर्ड ने 15 अंक निर्धारित किए गए हैं, उन 15 अंक के प्रोजेक्ट और प्रायोगिक कार्य के लिए सीसीएलई की गतिविधियों को समाहित किया गया है, उन्हें जोड़ा गया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सीसीएलई की गतिविधियों के माध्यम से बच्चे भविष्य के लिए कौशलात्मक रूप से तो तैयार होंगे ही, लेकिन उनको परीक्षा परिणाम में भी उसका अधिभार मिल रहा है और उनका जो प्रतिशत है वो भी इससे बढ़ेगा, परीक्षा परिणाम बढ़ेगा। तो 15 अंक इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं प्रोजेक्ट और सीसीएलई के लिए। इस प्रकार कुल 25 अंक जो होते हैं वो वार्षिक परीक्षा फल होता है, उसमें 5% अंक त्रैमासिक परीक्षा के, अर्धवार्षिक परीक्षा के 5% और प्रोजेक्ट या प्रायोगिक जो है उसमें से 15 अंक में से जितने भी प्राप्तांक बच्चों को होते हैं, इस तरह से कुल 25 अंक विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में जुड़ते हैं। और जो मुख्य परीक्षा का उनका प्रश्न पत्र होता है वो होता है 75 अंक का, अर्थात 75 मार्क्स का। तो एक उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए कि हमने किस तरह से गतिविधियों को जोड़ा है। जैसे हिंदी विषय की अगर हम बात करें, हिंदी में अगर एक प्रोजेक्ट है, अपने घर या विद्यालय के नजदीक आपको अक्सर किसी पक्षी को देखने का मौका मिलता होगा। उस पक्षी का नाम, भोजन, खाने का तरीका, रहने की जगह और अन्य पक्षियों से संबंध आदि के आधार पर एक चित्रात्मक विवरण तैयार करें। यह है बोर्ड द्वारा सुझावात्मक प्रोजेक्ट जो हिंदी में किया जाना है। अब इसके लिए सीसीएलई की कौन सी गतिविधि की जा सकती है? वो की जा सकती है चित्रकला की गतिविधियां, और अगस्त माह में चतुर्थ सप्ताह में। इसी प्रकार अगर हम बात करें अंग्रेजी में, अगर हम देखें तो अंग्रेजी में भी अपने परिवार का एक वृक्ष तैयार करना है बच्चों को, तो वह भी चित्रकला की गतिविधियों के आधार पर किया जा सकता है। तो इस तरह बच्चों के प्रोजेक्ट भी होंगे और सीसीएलई की गतिविधियां भी होंगे। बच्चों को आनंद भी प्राप्त होगा और आनंद के साथ साथ अंक और अधिभार भी उनको अपने अंक सूची में प्राप्त होगा, जिससे उनका भविष्य उज्जवल निश्चित तौर पर होगा। बात करें अगर हम उदाहरण ले लें गणित का, तो गणित में जैसे एक प्रोजेक्ट है, दैनिक जीवन में ज्यामितीय अनुप्रयोगों को समझाइए। तो ज्यामितीय अनुप्रयोगों के बारे में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शिक्षक गतिविधि करवा सकते हैं और यह गतिविधि होगी जुलाई के तृतीय सप्ताह। हम सामाजिक विज्ञान विषय का एक उदाहरण लें तो मान लीजिए वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, भारत की प्राचीन नदियों और पर्वतों की जानकारी। तो भारत की प्राचीन नदियों और पर्वतों की जानकारी के लिए प्रश्नोत्तरी तैयार करके बच्चों के बीच में उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से गतिविधि करवाई जाएगी और जुलाई के तृतीय सप्ताह में यह सब होगा। तो आपने देखा कि सीसीएलई गतिविधियों को आनंद, कौशल और अंक तीनों से जोड़कर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा ने बच्चों के या विद्यार्थियों के भविष्य की नींव तैयार करने का एक उपक्रम यहाँ पर किया है। निश्चित तौर पर यह उपक्रम विद्यार्थियों के भविष्य को स्वर्णिम स्वप्न देगा, स्वर्णिम पर देगा। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि सीसीएलई का मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य, प्रस्तुतियों और सहभागिता के आधार पर किया जाता है। यह मूल्यांकन विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को आंकने का एक सशक्त माध्यम है। अब जानें कि इन सभी गतिविधियों और प्रक्रिया में किन-किन की भूमिकाएं होती हैं।
अब बारी आती है यह जानने की कि आखिर CCLE की गतिविधियों को संचालित करने के लिए हमारे शिक्षकों और प्राचार्यों की क्या भूमिका है। तो आपको यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने CCLE गतिविधियों के संचालन के लिए अपने शिक्षकों को तैयार किया है, प्राचार्यों को तैयार किया है। कैसे? तो हमने आयोजित किए हैं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण, जिनमें बढ़ चढ़कर शिक्षकों ने सहभागिता की है, प्राचार्यों ने सहभागिता की है। उस प्रशिक्षण में शिक्षकों को यह बतलाया गया है, यह सिखाया गया है, उनके साथ यह बात साझा की गई है कि आखिरकार यह पूरी गतिविधियां किस तरह से आयोजित की जानी है और बच्चों को किस प्रकार मोटिवेट करना है। तो आप इससे संबंधित बहुत सारी झलकियां यहाँ पर देख पाएंगे जब हमने राज्य स्तर पर अपने शिक्षकों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिए हैं। फिर हमारे वही प्रशिक्षित राज्य स्तर से जो मास्टर ट्रेनर तैयार हुए हैं, हमने जिलों के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हैं। फिर वो अपने अपने जिलों में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण दिए हैं और वहां उस स्तर पर जाकर शिक्षकों को तैयार किया है। तो कुल मिलाकर राज्य स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक हमने अपने शिक्षकों को इन गतिविधियों के लिए तैयार किया है, तत्पर किया है और यह निश्चित तौर पर कहना होगा कि हमारे शिक्षकों ने, हमारे प्राचार्यों ने इन गतिविधियों में पूरी तल्लीनता के साथ भाग लिया है और इनका क्रियान्वयन बहुत अच्छी तरह से किया है। इस अंतिम मॉड्यूल में हमने जाना कि CCLE के क्रियान्वयन में शिक्षक, प्रधानाचार्य, छात्रों और अन्य शैक्षिक कार्मिकों की भूमिका स्पष्ट और सक्रिय होती है। सभी की सहभागिता से ही यह प्रक्रिया सफल बनती है। आशा करते हैं कि इतनी चर्चा के दौरान आप CCLE क्या है, क्यों है, कैसे है और किन के लिए है, इस सब से परिचित हो चुके होंगे। CCLE का उद्देश्य क्या है, CCLE क्यों आयोजित की जाती है और आखिरकार इसकी जो गतिविधियां हैं वो किन कौशलों पर आधारित हैं। तो इस सब से आप निश्चित तौर पर, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सभी इससे परिचित हो चुके होंगे। और अंत में आपके लिए एक मूल्यांकन है जिसमें कुछ प्रश्न है। अगर आप उन प्रश्नों को हल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिससे यह सिद्ध होगा कि आपने इस कोर्स को पूरी तरह से भली भांति सीख लिया है, समझ लिया है और अब आप इसको और अच्छी तरह से लागू करने के लिए सहयोग प्रदान करने में सक्षम हो गए हैं। धन्यवाद। इस पूरे प्रशिक्षण में हमने समझा कि CCLE यानी निरंतर और समग्र अधिगम एवं मूल्यांकन केवल एक गतिविधि नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है जो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर केंद्रित है। हमने सीखा कि कैसे CCLE विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करता है। संवाद, सहयोग, रचनात्मकता और आत्म अनुशासन जैसे बाल सभा, प्रार्थना सभा, मासिक थीम और प्रोजेक्ट कार्यों के जरिए यह अधिगम प्रणाली शिक्षा को आनंददायक और जीवनोपयोगी बनाती है। हमने यह भी जाना कि CCLE की सफलता के लिए शिक्षकों, विद्यालय प्रमुखों और छात्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और सबसे जरूरी बात, इसका मूल्यांकन निरंतर, व्यावहारिक और प्रेरक रूप में किया जाता है। हमें विश्वास है कि आपने इस पाठ्यक्रम के माध्यम से CCLE को न केवल समझा बल्कि उसे अपने विद्यालयों में क्रियान्वित करने की स्पष्ट दिशा भी प्राप्त की होगी। आइए अब बढ़ते हैं मूल्यांकन प्रश्नों की ओर।